बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एमसीक्यूज़ का सिलसिला जो है वो जारी है और हम लोग यहाँ पर इससे पहले जो है वो चंद एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट चैप्टर्स के, और आज भी इसी तरीके से हम इसको जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो एमसीक्यूज़ में पहले भी आप लोगों को बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि हम जो भी एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं ये सारे पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं। पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ करवाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को एक वाज़ेह तौर पर एक आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज़ आने हैं वो किस लेवल के आने हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक्सरसाइजेस तरीके के साथ पढ़ी हुई हैं, अगर आपने जो है वो चैप्टर्स जितने भी हम पढ़ चुके हैं उसकी प्रिपरेशन कर ली है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको किसी एमसीक्यूज़ में जो है वो कोई मसला होने वाला। तो एक तरह से ये हमारा ये जो एमसीक्यूज़ की क्लासेस हैं इनका एक मकसद ये भी है कि एक तरह से जो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं वो रिवाइज़ हो जाए। इसीलिए हम जो भी एमसीक्यूज़ करेंगे उससे रेलेवेंट फिर जो भी चीज़ें होंगी, जैसे लास्ट टाइम हम डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे थे तो हमने उसके चारों केस डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो उससे रेलेवेंट तमाम बातें डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि बाकी चीज़ें जो उससे जुड़ी हुई हैं वो भी रिवाइज़ हो जाएं। तो आइए प्रॉपर्ली आगाज़ करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 11 से। वंस अगेन हमारे पास जो एमसीक्यूज़ आज नज़र आ रहा है आप लोगों को वो चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन से। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन आर 3 एंड -3 देन द इक्वेशन इज़, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हमें दे दिए गए हैं। ठीक है, और हमें करना क्या है, इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो एक्सरसाइज 3.6 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कभी भी ऐसा हो कि हमें रूट्स गिवन हो और हमें इक्वेशन मालूम करनी हो तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते थे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। यानी कभी भी ऐसा हो कि हमारे पास जो है वो रूट्स गिवन हो और इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो सबसे पहले सम ऑफ रूट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, सम ऑफ रूट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक रूट 3 है और एक रूट -3 है, इनका हमने सम करना है। तो ये यकीनन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 3 - 3, और सम ऑफ रूट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं, ये POR शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। तो रूट्स हमें गिवन है 3 और -3 बेटे, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 से, तो रिज़ल्ट आ जाएगा -9। तो इस तरह से बेटे इस सम ऑफ द रूट की वैल्यू आ गई है 0 और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आ गई है -9। तो यहाँ पर वैल्यू हम सम ऑफ रूट की रख देते हैं 0 और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू रख देते हैं -9। तो x² माइनस सम ऑफ रूट की जगह आ गया 0 इंटू एक्स, प्लस की साइन आएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह -9 इक्वल्स टू 0। तो अब ये x जो है ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, x² माइनस 0। इसी तरह ये ब्रैकेट ओपन होंगे तो माइनस प्लस माइनस यानी -9। तो अगले स्टेप में इस 0 को स्किप कर दीजिए, तो ये लीजिए हमारे पास आंसर आ जाएगा x² -9 इक्वल्स टू 0। तो हमें कहा गया था कि वो इक्वेशन बताएं जिसमें ये रूट जो होंगे वो क्या होंगे, 3 और -3 होंगे। तो इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास x² -9। तो यहाँ ऑप्शन में से जो है अगर आप चेक करें तो ये देख लीजिए बेटे, 4th ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है, नोट कीजिए। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, एमसीक्यूज़ नंबर 12, द पीरियड ऑफ साइन थीटा इज़। देखिए ये जो पीरियड का डिस्कशन है ये वैसे तो इसका ताल्लुक़ जो है जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11 ग्राफ का, उस वक्त हम ये सारा डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर
और चैप्टर नंबर जो है वो 11 आप सब लोग जानते हो कि रिड्यूस सिलेबस से निकाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर इस MCQs को डिस्कस करने का मकसद है, और वो मकसद क्या है कि जब आप चैप्टर 13 में 13.2 कर रहे होते हैं और आप जनरल सोल्यूशन लिखते हैं तो उस वक्त जो है वो पीरियड का जो है वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये MCQs भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जस्ट मेमोराइज ही करना है आपने। 13.2 अगर आपने पढ़ी है, एंड पे जब आप सोल्यूशन लिखते हो, सोल्यूशन सेट जनरल सोल्यूशन लिखते हो, तो उस वक्त फिर आपको पता है कि पीरियड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मेमोराइज ही करना है। साइन थीटा और कॉस थीटा का आपको बताया था कि पीरियड जो है वो 2n पाई या 2 पाई होता है, और इसी तरीके से जो टेंजेंट होता है उसका पीरियड जो है वो n पाई या पाई होता है। तो इसलिए जो है एक दफ़ा मेमोराइज हो जाए, इसलिए इस MCQs को भी जो है वो मैंने इंक्लूड किया है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि साइन थीटा का पीरियड जो है वो बता दीजिए, तो 2n पाई भी कह सकते हैं, n क्योंकि नंबर ऑफ रोटेशन होती है, और हम उसे 2 पाई भी कह सकते हैं। तो बहरहाल इस वक्त अगर इन ऑप्शंस को हम देखते हैं तो हमारा सेकंड ऑप्शन यानी 2 पाई जो है ये करेक्ट होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर ये टेंजेंट का पीरियड पूछ लें, जो कि पास पेपर्स में पूछा गया इसलिए मैं इसका तस्करा कर रहा हूँ, तो उसका जो है टेंजेंट का पीरियड जो है वो n पाई होता है। ठीक है, या जिसे हम पाई भी कहते हैं। तो ये भी MCQs आप ज़िमनन जो है अपने पास लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा इज। ठीक है, तो उसका आंसर n पाई होगा या पाई होगा, दोनों ठीक है, नोट कीजिए। जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है नया MCQs ट्राइंगल से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 12 था हमारे पास सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, उसका MCQs है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला पूछ रहे हैं, एक ऐसे ट्राइंगल का एरिया पूछ रहे हैं जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है। ये देख लीजिए आप लोग, A = B = C = X, यानी एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो x के बराबर है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज में जो है ये क्वेश्चन भी किया था कि फाइंड द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑल ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो हीरोज़ फार्मूले की मदद से फिर हमने उसको जो है वो ड्राइव किया था। तो भारत उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि जो इक्वलेटर ट्राइंगल है इसका एरिया का फार्मूला मेमोराइज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये MCQs में आता है। तो यही इसी MCQs का असल में मैं उस वक्त जो है क्लास में आप लोगों को हवाला दे रहा था। तो अच्छे से याद रख लीजिए कि कोई भी ट्राइंगल है उसकी अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो उसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होगा वो ये होगा, √3/4 × x²। हमने जब ड्राइव किया था तो √3/4 x², ये ड्राइव किया था हमने। तो एग्जामिनर ने जानबूझ के स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो, बाद स्टूडेंट इसको देख कर लिखते हुए इस तरह कर देते हैं, तो वो कन्फ्यूजन से बचने के लिए एग्जामिनर ने क्या किया है कि ये x² जो है वो पहले लिख दिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट में कोई फ़र्क तो जो है वो नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट, x² × √3/4। ठीक है, तो इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिएगा, इक्वलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, नोट कीजिए बेटे। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज से, चैप्टर नंबर 6 है।
एक सीरीज़ हमें गिवन है 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन, और हमसे इसकी nth टर्म जो है वो मांगी जा रही है। देखिए सबसे पहले अगर आप इस सीरीज़ को देखें तो हमारे पास, चूँकि हमारे कोर्स में 3 टाइप्स की सीरीज़ या सीक्वेंसेस हमने डिस्कस किए हैं। एक हमारी अर्थमेटिक सीक्वेंस हमने डिस्कस की थी, एक हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिस्कस की थी, और एक हार्मोनिक सीक्वेंस डिस्कस की थी। या यूँ कह लीजिए कि हमने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन डिस्कस की। हर प्रोग्रेशन की अपनी एक पहचान थी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान क्या थी कि नंबर्स के दरमियान, कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान डिफरेंस सेम होता था। ठीक है, तो यहाँ 4 और 2 का डिफरेंस निकाल लीजिए तो 2 आ रहा है, 6 और 4 का डिफरेंस निकाल लीजिए 2 आ रहा है। इस तरह से हमें ये कन्फर्मेशन हो गई है कि ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना होती तो फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम चेक करते। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी मैं रिकॉल करा दूं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहचान क्या होती थी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो रेशो होता था वो सेम होता था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो रेशो है वो सेम होता था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है इस वक्त डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये AP है। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी होती थी तो फार्मूला होता था हमारे पास a + n - 1 × d। इस फार्मूले की मदद से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो भी टर्म मालूम करना चाहें कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम डाटा जो है वो रखें, a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, a जो है वो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, उसकी वैल्यू इस वक्त 2 है। d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, तो कैसे निकालते थे, क्या रूल बताया था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, तो 4 - 2 यानी डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और चूँकि nth टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू बेटे n ही रखेंगे। ये आपके पास सारा डाटा आ चुका है, ये आप जो है वो पुट कर दीजिए। ठीक है, फार्मूले के अंदर। तो ये देखिए nth टर्म जो है किसके बराबर होगी, a की वैल्यू आ गई 2, n की जगह जो है वो n आया, और d की जगह जो है वो 2 आ गई। तो इस तरह से a और d की वैल्यू जो है ये देखिए आप 2 पुट कर दिए, और n की जगह n ही रहा। अब जस्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 + 2n - 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और लीजिए फाइनली आपको गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म जो है वो मिल गई 2n। तो इस तरह से इन 4 ऑप्शन में से पूछा गया था कि कौन सी nth टर्म है, तो हमारा ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नोट कीजिए बेटे। नेक्स्ट MCQs। नेक्स्ट MCQs वंस अगेन हमारा चैप्टर नंबर 3 से, इक्वेशन से, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात हो रही है। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 13x² - kx + 5 आर इक्वल, देन k इज़ इक्वल टू, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 13x² - kx + 5 = 0। आपसे कह रहे हैं कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट इक्वल हो जाए तो ऐसी सूरत में बताइए कि k की वैल्यू क्या होगी। यानी क्या कंडीशन दी जा रही है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम इक्वल हो जाए, किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, सम ऑफ रूट बराबर हो जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट कैसे निकालते थे, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते थे, c/a। ठीक है, ये हमने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि अगर एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो सम ऑफ रूट होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। अब आप इसमें जो है
ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर दें। देखो ए होता है स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है, यानी क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ए की वैल्यू 13 पुट करेंगे। बी होगा एक्स का कोफिशिएंट जो कि अननोन है, ठीक है, और उसकी वैल्यू होगी माइनस के, और सी जो है ये आखिर में कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 5 है। तो बस अब पुट कर देते हैं। देखिए माइनस फार्मूले का, बी की वैल्यू आ गई माइनस के, ए की वैल्यू है 13, इसी तरह सी की वैल्यू है 5 और फिर ए की वैल्यू 13। तो सबसे पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया k/13 इक्वल्स टू 5/13। अब ये 13 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएँ, 13 से 13 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा जी, ये सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इट्स मीन कि अगर यहाँ पर k की जगह जो है वो 5 अगर रख दिया जाएगा ना, तो इस इक्वेशन के रूट्स का सम और इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। नोट कीजिए। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास एक बार फिर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। सीकेंड स्क्वायर आपसे पूछ रहे हैं कि सीकेंड स्क्वायर इन चारों ऑप्शन में से जो है वो किसके बराबर होगा। तो सिंपल स्टूडेंट्स आपसे जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोगों ने मैट्रिक में ही पढ़ी थी कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त यही आपसे जो है वो पूछ रहे हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर है। तो यकीनन सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होगा 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यूज है, ठीक है। ऑप्शन हमारा ये थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नोट कीजिए। जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास वंस अगेन चैप्टर नंबर 1 सेट से, और ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो आप लोग जानते हो कि अगर ऐसा हो हमारे पास, जैसे इस वक्त लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल दोनों सेट्स के ऊपर आ जाता है तो फिर होता ये है कि डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक ये साइन जो है यूनियन से इंटरसेक्शन में चला जाता है। यानी अगर यूनियन होगा यहाँ पर तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से डी मॉर्गन लॉ आपको पता है कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की फॉर्म में, यानी अगर पहले यूनियन होगा तो फिर इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसी तरह अगर पहले से ही इंटरसेक्शन है तो जब आप इंडिविजुअल जो है वो कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में बदल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी फॉर्म आपसे जो है वो पूछ सकते हैं। तो इस वक्त बहरहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो कि यूनियन जो है वो हमारे पास जो है वो ए और बी के दरमियान क्वेश्चन में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल आएंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, और इस तरह से हमारे एमसीक्यूज़ का जो आंसर है वो थर्ड वन हो जाएगा। सॉरी, गलत मार्क किया मैंने, इसमें ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। नोट कर लीजिए।
तो इनको नोट ज़रूर जो है वो आप लोग करते रहें। मैंने पहले भी स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था कि ये जो है ये हमारे पास जितने भी MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं ये पास पेपर्स के MCQs हैं। तो आपके सामने जब पेपर आएगा एग्ज़ाम में तो इंशाल्लाह आपको फील नहीं होगा कि ये MCQs आपकी नज़र से नहीं गुजरे। अगर आपने ये मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड कर लिए, ये सारे MCQs कर लिए, तो आपको एग्ज़ाम्स में MCQs में किसी भी तरह की जो है वो मुश्किल इंशाल्लाह जो है वो नहीं होगी। तो बल्कि आज के इस लेक्चर को यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर मज़ीद MCQs नंबर 18 से हम अपने फर्दर लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी।